हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम जयपुर के शासक स्वैजय सिंह के विषय में चर्चा करेंगे। जयपुर के शासक स्वैजय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को आमेर के शासक बिशन सिंह के यहाँ हुआ। और जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की कि स्वैजय सिंह ने 7 मुग़ल शासकों का शासनकाल देखा, लेकिन औरंगजेब की जो मृत्यु औरंगजेब ने ही है वो स्वैजय सिंह की वाकपटुता और जो चतुराई और समझदारी के कारण से उन्हें स्वाई की उपाधि दी। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है उसमें जो स्वैजय सिंह है वो मुजम का साथ न देकर के आजम का साथ देते हैं। ऐसी स्थिति में बहादुर शाह नाराज़ हो जाते हैं और जो मुजम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बनते हैं वो आमेर की गद्दी से है वो स्वैजय सिंह को है वो हटा देते हैं और उसके स्थान पर उसके भाई विजय सिंह को शासक बना दिया जाता है। तो एक स्वैजय सिंह एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो आमेर की गद्दी को पुनः प्राप्त करने के लिए है वो किस प्रकार मई 1708 के अंदर है वो दीवारी समझौता है वो करता है और इसके अंतर्गत जो मेवाड़ और मारवाड़ और जयपुर 3 रियासतों के मध्य किस प्रकार एक समझौता होता है। उस समझौते के अंतर्गत है वो आमेर के जो शासक अमर सिंह सेकंड है वो किस प्रकार अपनी पुत्री चंद्रकौर का विवाह इस शर्त पर स्वैजय सिंह के साथ करता है कि उससे होने वाला पुत्र है वो आमेर का उत्तराधिकारी होगा। और लेकिन जो स्वैजय सिंह है वो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर के साथ भी विवाह करते हैं और उस विवाह से ईश्वर सिंह है वो पैदा होते हैं। और जो बड़े थे और अमर सिंह सेकंड से है वो माधो सिंह प्रथम पैदा होते हैं। तो इनके मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष है वो होता है ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में। और किस प्रकार ईश्वर सिंह माधो सिंह की जो राजमहल के युद्ध के अंदर है वो हत्या कर देते हैं, वो मारा जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर है वो स्वैजय सिंह ईश्वर सिंह है वो किस प्रकार जयपुर में ईश्वर लाट की स्थापना करता है, इसके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की। इसके बाद में हमने बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष में स्वैजय सिंह के योगदान की हमने चर्चा की कि किस प्रकार है वो स्वैजय सिंह है वो अपनी बहन का विवाह जो अमर कंवरी का विवाह है वो बुद्ध सिंह बूंदी के साथ बुद्ध सिंह से करते हैं। लेकिन बुद्ध सिंह के जब कोई संतान नहीं थी तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि स्वैजय सिंह है वो बुद्ध सिंह को हटा करके उसके स्थान पर है वो करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र जो दलेल सिंह है उसको बूंदी का शासक घोषित कर दिया जाता है, घोषित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो स्वैजय सिंह न केवल दलेल सिंह को बूंदी का शासक नियुक्त करता है अपितु तो अपनी पुत्री है वो कृष्णा कुमारी का विवाह भी है वो दलेल सिंह के साथ कर देते हैं अर्थात उसको दामाद बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वैजय सिंह की जो बहन है अमर कंवरी है वो किस प्रकार है वो जो 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 मराठा जो सरदार होलकर है उसको किस प्रकार राखी भेजती है और किस प्रकार जो एक तरह से 6 लाख रुपए देने का वादा करती है। और इसी के साथ है वो राजस्थान के अंदर है वो मराठों का जो प्रवेश है वो प्रारंभ हो जाता है। तो बूंदी के उत्तराधिकार जो 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 दलेल सिंह और जो बुद्ध सिंह के मध्य जो उत्तराधिकार का बूंदी को लेकर जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ उसमें काफ़ी हद तक है वो स्वैजय सिंह का वो योगदान था। तो उस बूंदी के उत्तराधिकार की युद्ध के कारण से राजपूताना के अंदर है वो एक मराठों का प्रवेश होता है। और किस प्रकार मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को है वो भीलवाड़ा के अंदर है और वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता के अंदर है वो किस प्रकार एक तरह से आप जानते हैं कि हुडा सम्मेलन का आयोजन होता है और हुडा सम्मेलन है वो किस प्रकार असफल हो जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद में हमने जो स्वैजय सिंह के विषय के अंदर जो स्वैजय सिंह की जो राजनीतिक उपलब्धि है जिसमें मालवा के सूबेदार के रूप के अंदर है जो उसकी जो प्रथम सूबेदारी है 1713 के अंदर है वो एक प्रकार से वो सफल रहता है और एक प्रकार से है वो मराठों को रोकने के अंदर है वो स्वैजय सिंह सफल रहता है प्रथम सूबेदारी। लेकिन द्वितीय सूबेदारी है उसमें परिस्थितियाँ बदल जाती है और एक तरह से वो जो स्वैजय सिंह है वो उस समय तत्कालीन मुगल शासक को सलाह देता है कि वो मराठों के साथ है कोई समझौता कर ले। लेकिन मुगल दरबार में है वो सरदारों ने इस बात को है वो नहीं माना और 6-7 महीने के बाद में है वो एक तरह से क्या है कि जो स्वैजय सिंह है वो वापस है वो आमेर आ जाते हैं, मालवा से आमेर आ जाते हैं। और पालखेड़ा का युद्ध है वो 1728 में होता है और उसके फलस्वरूप है वो एक तरह से क्या है कि हैदराबाद के निज़ाम और बाजीराव प्रथम के मध्य होता है मराठों का विस्तार है करने का अधिकार मिल जाता है और बरार एवं खानदेश मराठों के अधिकार में हो जाता है।
खानदेश में मराठों का अधिकार हो जाता है। तो मालवा की 30 सूबेदारी है वो 1732 में होती है और इस बार सयाजी सिंह ने केवल मराठों को पराजित इस बार सयाजी सिंह ने केवल मराठों को पराजित किया, मराठों से पराजित हो गई सयाजी सिंह तीसरी सूबेदारी के अंदर है। अभी तो एक तरह से जो 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 एक उनको बहुत बड़ी मराठों को बहुत बड़ी राशि भी देनी पड़ी और मंदसौर के पास है वो सयाजी सिंह को घेर लिया जाता है और उसकी वजह से वो मराठों को 6 लाख रुपये रकम वो देना पड़ा और चौथ के रूप में कई परगने भी देने पड़े। तो इस प्रकार मराठा जो मालवा की तीसरी सूबेदारी है वो एक प्रकार से सयाजी सिंह वो तीसरी सूबेदारी के अंदर वो मराठों को रोकने के अंदर वो सफल रहता है। और जो इसके अलावा जो 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 सयाजी सिंह का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो जैसे कि हमने चर्चा की कि सयाजी सिंह का एक जो महत्वपूर्ण योगदान है वो जयपुर की स्थापना है माना जाता है। तो सयाजी सिंह ने है वो जयपुर नगर की स्थापना की और कच्छाओं की जो राजधानी है वो जयपुर को बनाया और आप जानते हैं कि कच्छाओं की राजधानी है वो पहले दौसा थी, फिर रामगढ़, फिर आमेर और फिर जयपुर हुई और 18 नवंबर 1727 को है वो सयाजी सिंह ने वो जयपुर की स्थापना की। और जयपुर शहर का जो वास्तुकार की जब हम बात करते हैं तो वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य थे और जो जयपुर शहर की जो नींव डालने का काम है वो सयाजी सिंह के गुरु है पंडित जगन्नाथ है उसने किया। और जयपुर शहर के विषय में सर्वप्रथम जो बुद्ध विलास नामक जो ग्रंथ है जो कि भक्त राम के द्वारा लिखा गया था उसमें जयपुर शहर के विषय में सबसे पहले जानकारी मिलती है। और एक प्रकार से ये जयपुर शहर है वो एक प्रकार से सिंधु सभ्यता की जो योजना है उसके आधार पर है वो बसा हुआ है वो हमें मिलता है। और इसके अलावा मराठों के आक्रमण से रोकने के लिए सयाजी सिंह ने है वो नाहरगढ़ है वो उसके दुर्ग का वो निर्माण भी करवाया। और नाहरगढ़ दुर्ग के विषय में आप जानते हैं कि 1734 के अंदर है वो मराठों राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए वो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो करवाया। इसको मुकुट दुर्ग भी कहते हैं और इसमें एक जैसे 9 महल है और एक इस तरह से इसकी तलहटी पर एक गटोर है जिसको जयपुर के शासकों की है वो शमशान घाट कहा जाता है। इसके अलावा जयपुर जो दुर्ग है उसमें जो तोप डालने का कारखाना है वो स्थापित करने का जो श्रेय वो सयाजी सिंह को जाता है और सयाजी सिंह ने के द्वारा निर्मित यहाँ पर है वो विश्व की सबसे बड़ी तोप जेबान है वो हमें एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान है वो हमें जयगढ़ दुर्ग में मिलती है। और इसका जो पहला गोला जो परीक्षण के लिए दागा गया वो चाकसू के अंदर गिरता है ये भी आपको जानकारी। तो जो नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है और जो जेबान तोप का निर्माण है वो उसका श्रेय वो सयाजी सिंह को है। तो सयाजी सिंह है। इसके अलावा सयाजी सिंह के विषय में आप जानते हैं कि सयाजी सिंह है वो वैज्ञानिक सोच वाला शासक था। गणित विज्ञान और खगोल में उनकी गहरी रुचि थी। ग्रह नक्षत्रों की गणना के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। जय सिंह कारिका है जो ज्योतिष का ग्रंथ था वो जो संस्कृत भाषा के अंदर है वो सयाजी सिंह ने लिखा। इसके अलावा सयाजी सिंह ने जैसे कि आप जानते हैं कि सयाजी सिंह ने है वो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया जिनको जंतर मंत्र कहा जाता है। 1718 से 1734 के मध्य में वो 5 वेधशालाओं के निर्माण का श्रेय वो सयाजी सिंह को जाता है। सबसे पहली जो प्राचीन वेधशाला है वो दिल्ली के अंदर है, बाद में उज्जैन है, मथुरा है, बनारस है और जयपुर। सबसे नवीन और सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो जयपुर की मानी जाती है। और इन जयपुर की वेधशाला को है वो 1 अगस्त 2010 को है वो विश्व धरोहर है की सूची के अंदर है वो भी शामिल किया गया है। तो देखिएगा जो जंतर मंतर है वो वेधशालाएँ हैं जिसमें सबसे जो पुरानी है वो दिल्ली की है और सबसे बड़ी है वो एक प्रकार से है वो जयपुर की है और जो यूनेस्को के द्वारा इसको हम कह सकते हैं कि विश्व धरोहर की सूची के अंदर वो शामिल किया गया है। तो जंतर मंतर है उसके अंदर क्या जंतर मंतर का मतलब होता है, जंतर का मतलब उपकरण, मंत्र का मतलब गणना। तो ऐसे विशाल उपकरणों का सृजन है जंतर मंतर में जहाँ ग्रह नक्षत्रों की गणना है वो की जाती थी। तो जंतर मंतर जो वर्तमान में जो जंतर मंतर है वो जयपुर का जंतर मंतर है जो सयाजी सिंह के द्वारा जिसकी स्थापना वो की गई वो वास्तव के अंदर है वो एक प्रकार से है एक विशिष्ट माना जाता है। और इसमें जंतर मंतर में एक सम्राट यंत्र है वो समय गणना में इसे विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है वो जो सूर्य घड़ी है वो उसको सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसके प्रकार जयप्रकाश यंत्र है जो जिसके द्वारा मौसमी जानकारी प्राप्त की जाती है और राम प्रकाश यंत्र है जिसे ऊंचाई मापने के लिए, और नाभिकीय वलय यंत्र है जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार कई प्रकार के यंत्र है उस इसमें जो
जंतर मंतर के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा स्वैजय सिंह ने है वो नक्षत्रों पर आधारित एक ग्रंथ जीजे मोहम्मद शाही उसकी रचना की, और जय सिंह कारिका जैसे मैंने आपको बताया ज्योतिष पर आधारित है वो ग्रंथ है, उसकी रचना भी का जो श्रेय है वो भी एक प्रकार से जैसे आप जानते हैं कि स्वैजय सिंह को हो जाता है। तो स्वैजय सिंह ने जो एक प्रकार से जो इनके दरबार के अंदर क्या है कि जो पुंडरिक रत्नाकार था जिसने जयसिंह कल्पद्रुप की रचना की, जो स्वैजय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ है वो किया, स्वैजय सिंह के लिए जो अश्वमेध यज्ञ किया। और इसके अलावा जो स्वैजय सिंह है उन्होंने जो एक जो राम यंत्र है जो ऊंचाई मापने के लिए है और वायु परीक्षण के लिए है, वो ऊंचाई यंत्र है, वो राम यंत्र है वो हमें मिलता है। और अक्षांश मापने के लिए लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड को मापने के लिए जयप्रकाश यंत्र है वो मिलता है। और जैसे मैंने बताया कि जीज मोहम्मद शाही है वो ज्योतिषाचार्य द्वारा ग्रह नक्षत्रों की शुद्ध चालन के लिए ग्रंथ की रचना की, जिसे जीज मोहम्मद शाही कहा जाता है। और शुद्ध सारणी जो है वो एक प्रकार से जीज मोहम्मद शाही को कहा जाता है। और 1725 में इस ग्रंथ का निर्माण हुआ, 1733 के अंदर है वो जीज मोहम्मद शाही वो प्रकाशित हुआ। और ये जो जीज मोहम्मद शाही है वो तत्कालीन जो मुगल सम्राट था वो मोहम्मद शाह के नाम पर है, इसका नाम जीज मोहम्मद शाही है वो रखा गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्वैजय सिंह है वो स्वैजय सिंह के जो गुरु है वो पंडित जगन्नाथ को माना जाता है। वो जो खगोल शास्त्र के स्वैजय सिंह के गुरु थे। और इन पंडित जगन्नाथ ने ये क्या कि एक यज्ञ करवाया था जो सम्राट यज्ञ है वो जिसको सम्राट यज्ञ है वो कहा जाता है। और इसके अलावा जो एक तरह से जो स्वैजय सिंह है उसने स्वैजय सिंह को हम कह सकते हैं कि ये एक विद्यानुराग भी था, और उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखी और कई प्रकार के जो सूर्य जो वेदशाला जिनको जंतर मंत्र कहा जाता है उसकी स्थापना की। और इसके अलावा जो स्वैजय सिंह है उनका स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान, जैसे मैंने आपको बताया कि जयपुर नगर की जो सिटी जिसको पिंक सिटी कहा जाता है उसकी स्थापना का श्रेय है वो स्वैजय सिंह को जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्वैजय सिंह है वो एक प्रकार से क्या है कि जो जयपुर के महत्वपूर्ण शासक थे, न केवल एक शौर्य वीरता के लिए उनका नाम के नाम से जाने जाते हैं, अपितु विद्यानुराग के लिए भी है, और वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति है वो उसको माना जाता है। क्योंकि इन्होंने जो यंत्र राज नामक जो ग्रंथ है उसमें जैसे आप जानते हैं कि जो यंत्र जो इसमें जंतर मंत्र के जो विभिन्न यंत्र है उसमें जो यंत्र राज है वो जो सभी ग्रंथों जो सभी प्रकार की जो गणनाएं हैं उसके द्वारा यंत्र राज के द्वारा है वो की जाती थी। और ताम्रपत्र पर बने इस यंत्र के बीच में एक ध्रुव स्थान है, और यंत्रराज मध्यकाल के अंदर खगोलीय पिंड की स्थिति जानने का एक मुख्य यंत्र माना जाता था, जो आज भी उसकी गणना वो सटीक मानी जाती है। तो स्वैजय सिंह को यंत्रराज की गणना में अत्यधिक रुचि थी, इसलिए उन्होंने अनेक भाषाओं के छोटे बड़े यंत्र राज्यों का संकलन कर जंतर मंत्र में विशाल यंत्र राज है वो का निर्माण करवाया। और इसकी गणना के लिए यंत्रराज के बड़े वर्त में 360 डिग्री और 6 डिग्री की एक गति मानते हुए 60 घंटे है उस पर अंकित है, और ग्रह की स्थिति और लग्न आदि का ज्ञान इस अकेले यंत्र से की जा सकती है। तो स्वैजय सिंह है उसने एक प्रकार से जयप्रकाश यंत्र उसकी स्थापना की। ये इसके विशाल का यंत्र के 2 भाग हैं, और दोनों यंत्रों को मिलाने पर एकाकार एक तरह से हो जाता है, और उसमें अनेक कलियाँ भी बनी हुई है। और एक प्रकार से क्या है कि जो जयप्रकाश यंत्र है जो उसके द्वारा वो मौसम के विषय में वो जानकारी वो प्राप्त की जा सकती है। और इसके अलावा लघु सम्राट यंत्र है, ध्रुव दर्शक पट्टिका है, वृहद सम्राट यंत्र है, नाड़ी वलय यंत्र है, पलमा यंत्र है, कांतिवत्र यंत्र है, उनसाव यंत्र है, भित्ति यंत्र है, राशि वलय यंत्र है, कपाली यंत्र है, चक्र यंत्र है, समय यंत्र है, दिगस यंत्र है, षडांग यंत्र है। इस प्रकार 16 यंत्र हैं वो जंतर मंत्र के अंदर है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक स्वैजय सिंह है वो एक समग्र एक संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, एक समग्र व्यक्तित्व के धनी थे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।